क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट वर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 14 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आज के टॉपिक बड़े बहुत अच्छे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्फ्लेशन के। तो कोई भी टॉपिक जो है मिस मत करिएगा, पूरा जरूर वीडियो देखिए, ताकि स्किप करके देखोगे तो फिर आपको समझ में कम आएगा। ठीक, पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए आपको। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारे पेड कोर्सेज है यूपीएससी यूपीपीएससी के मेंस 2022 और 2023 के, ठीक है, तो उनको आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, क्या क्या उसमें होने वाला है। ठीक है, सारा वीडियो में समझाया हुआ है। साथ ही साथ ये नंबर है 9650347272, जिस पे आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी और अदर स्टेट और मेंस एग्जामिनेशन में, स्टेट के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, वो ये हैं सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखो बड़े अच्छे मीडिएशन, मध्यस्थता, चाइल्ड लेबर, नेवल कोऑपरेशन इंडिया ब्राज़ील का, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वैक्सीन आ गई। ये साइंस के ये दो टॉपिक जो है मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि ये ऐसे टॉपिक हैं जो समझा पाना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं आपके लिए आसान भाषा में पूरी जो है कोशिश करूँगा। ठीक, नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, फिर नेशनल एम्बलम अभी आया है, मंdarin ट्रांसलेशन हो जाएगा, चाइनीज़ वाले क्या हमको बोलना है वो समझ पाएंगे बॉर्डर पे। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, इंडिया कब कितनी जनसंख्या, क्या होने वाला, सारी चीज़ें, और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियाज पुअर। ठीक, इकोनॉमी का है ये वाला जो है। इसमें एक तथ्य दिया है यूएन ने, आपको बड़ी हैरानी होगी, देखते हैं क्या है। तो पहला टॉपिक देखिए क्या है कि मीडिएशन बिल 2021 यानी मसौदा तैयार, इसका ड्राफ्ट बनाया गया है, मसौदा तैयार किया गया है मध्यस्थता विधेयक 2021। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में, संसद में कुछ दो तरीके की कमिटीज़ होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। ठीक, मतलब मेन अगर कैटेगराइजेशन देखें, ये तो भैया टेम्परेरी काम के लिए होती है, टेम्परेरी काम के लिए होती है। कुछ जो है काम मतलब आया, कोई मुद्दा आया तो उस पर बना दी गई, लेकिन ये परमानेंट नेचर की होती है स्टैंडिंग कमेटी। ठीक, लॉ एंड जस्टिस पे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसने ये सिफारिश की है कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मीडिएशन बिल में, जिसका ड्राफ्ट अभी आया है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करो, जैसे कि एक बड़ी जो उन्होंने मतलब रिकमेंडेशन है वो ये है कि सेंटर ये चाह रही है कि इस कानून के तहत जो भी, ठीक है ना, याचिका हम लोग लेके जाते हैं कोर्ट के पास, उससे पहले मैंडेटरी कर दें, ठीक है ना, कि आपको मीडिएशन सेल के पास मध्यस्थता के लिए जाना ही जाना है, उसके बाद ही आप कोर्ट जा सकते हो। तो इस पे जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने आपत्ति जताई है। ठीक है, इसके अलावा इस ड्राफ्ट मीडिएशन बिल में और क्या क्या चीज़ें हैं समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए, इन्होंने कहा है कि मीडिएशन, अब ये ड्राफ्ट जो है वो बता रहा है, ठीक, ये रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन तो मैंने ऊपर बता दी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस की है वो बता दी। ठीक है, ड्राफ्ट ये कहता है कि मीडिएशन जो है, मध्यस्थता एक प्रोफेशन है। ठीक, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो प्रशिक्षण दे सके मीडिएटर्स को, सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए जो मीडिएशन की सर्विसेज प्रोवाइड करें। साथ ही साथ इसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात कही गई है, इसको कंपलसरी कर रहे हैं, इस पे थोड़ा आपत्ति है। ठीक, और एक बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन, मीडिएशन और कंसिलिएशन। ठीक, हिंदी में अगर आप देखो तो ज़्यादातर दोनों को ही ट्रांसलेट करने में मध्यस्थता मध्यस्थता आती है, लेकिन ये मीडिएशन मतलब होता है मध्यस्थता, कंसिलिएशन मतलब होता है सुलह। ठीक, तो अब लेकिन फिर भी बड़ी कंफ्यूजन होती थी, तो इन्होंने इस बिल में क्या कहा कि ऐसा है कि जो मीडिएशन है उसकी डेफिनीशन इन्होंने बहुत ब्रॉड कर दी, और उस डेफिनीशन के अंदर जो है कंसिलिएशन आ गया। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि इन डिफरेंट स्टैट्यूट का, अलग अलग कानूनों में कहीं कंसिलेशन लिखा हुआ है, कंसिलिएशन लिखा हुआ है, कहीं मीडिएशन लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन जो है उसको हम खत्म कर रहे हैं। मीडिएशन का ही जो है एक पार्ट है, और मतलब डिफाइनिंग इट वाइडली टू इंक्लूड द लेटर, कंसिलिएशन को जोड़ दिया, सुलह को जोड़ दिया मध्यस्थता के अंदर ही। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सॉरी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की भी बात इसमें कही गई है। भैया अब तो जमाना ऑनलाइन हो गया, समझ ही रहे हो आप। ठीक, तो मीडिएशन अब ऑनलाइन भी हो सकेगा, कोविड ने इस चीज़ को और इंश्योर कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिएशन अगर कोई होता है इंडिया में, तो उसको हम डोमेस्टिक मीडिएशन समझेंगे, घरेलू मध्यस्थता समझेंगे, और जो जजमेंट आएगा,
ठीक है ना, वो एक तरीके का कोर्ट का ऑर्डर की तरह उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो तबीयत थोड़ी नासाज है, कोई बात नहीं, वीडियो तो बनाना ही है और कोई बात नहीं। चाइल्ड लेबर जो है आपका जनरल स्टडीज पेपर सोशल इश्यूज में चाइल्ड लेबर संबंधित यहाँ पे कुछ जो है इंफॉर्मेशन आई है। अब देखो, आपको बड़ा हैरानी होगी कि चाइल्ड लेबर के लिए देखरेख करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट है जो कि इनके पास अभी देखा जाए सेंटर के पास में तो कितने चाइल्ड लेबर हैं इस पे कोई डेटा ही नहीं है। पहली तो ये हैरानी की बात हो गई। इसके बाद दूसरी हैरानी की बात समझिए, सरकार ये कहती है कि हमारे पास बजट ही नहीं है पैसा देने के लिए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के लिए। मतलब वो उसमें बजट दे नहीं रही है तो मतलब है नहीं ना गवर्नमेंट के पास पैसा। ठीक, अब नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट में पैसा डाला नहीं जा रहा तो चाइल्ड लेबर कितना है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और ये 3 दशकों से मॉनिटरिंग कर रही थी ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। तो ये तो हाल है इस समय। ठीक है, और इसमें देखिए क्या हुआ था, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया गया था समग्र शिक्षा अभियान में 2016 में। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास में, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान किसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। ठीक, तो एक तो मिनिस्ट्री चेंज हो गई, अब यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री का इसके ऊपर से जो है भाई साहब हट गया, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो भी था। अब तो उसके बाद से क्या है कि लेबर मिनिस्ट्री के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है चाइल्ड लेबर का। हमारे पास अभी चाइल्ड लेबर का रिकॉर्ड है कौन सा, ये बात क्वेश्चन उठेगा आपके दिमाग में। तो वो है जो जनगणना 2011 में हुई थी उसमें है, उसमें भी ये बताया गया है, मतलब 10 साल से हम उसी डाटा को दो रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास में कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम वो फाइंड कर सकें कि कितने बच्चे जो है चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं, कोई तंत्र है ही नहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास। और आपने लेबर मिनिस्ट्री से उठा के उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री में डाल दिया। ठीक है, सॉरी। अच्छा, इसमें क्या है कि चाइल्ड लेबर जो है उसके लिए कानून ऐसा नहीं कि आज का बना हुआ, 1986 में आ गया था, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। और भारतीय संविधान में भी अगर आप देखो तो आर्टिकल नंबर 23, ठीक है, और 24 मतलब मान सकते हो, तो ये दोनों लोग जो है ये मतलब चाइल्ड लेबर को एक तरीके से रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संविधान तो 50 में ही आ गया था, 86 में एक अलग से कानून भी आ गया, लेकिन फिर भी चाइल्ड लेबर अभी चल रही है। और कितनी बार आप जो है देख के अनदेखा कर देते हो, किसी चाय की दुकान पे ढाबे पे छोटू को बुला लेते हो और खाना उसके हाथ से परोसा हुआ खा लेते हो। बताना एक बार कभी, ठीक है, मतलब सोचना कभी एक बार क्या करें आप। मतलब ये देखो, इसमें दो चीज, ये केस स्टडी इस तरीके की बनती हैं एथिक्स के पेपर में। मुझे लगता है वहाँ पे सिर्फ आंसर लिखने तक ही नहीं, बल्कि जो है वर्ड्स में नहीं, डीड्स में भी आपको दिखाना चाहिए कि उसकी कुछ हेल्प करनी चाहिए। खैर, अगला जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित इंडिया ब्राज़ील का नेवल कॉपरेशन। अब देखो क्या है कि इंडिया हो और ब्राज़ील हो, दोनों लोग ही पनडुब्बी खरीद रहे हैं फ्रांस से। आसान भाषा में समझिए, फ्रांस से खरीद रहे हैं। ठीक, इंडिया भी स्कॉर्पियन क्लास खरीद रहा, 4 जो है 6 खरीदने हैं, 4 ऑलरेडी हैं इंडिया के पास में। ठीक है, आ गए हैं फ्रांस से और यही इंडिया में ही बन रहे थे। ब्राज़ील के पास भी 4 है। अब दोनों लोग ये कह रहे हैं कि यार कुछ जो इनका मेंटेनेंस है ना, इंडिया और ब्राज़ील दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि रख रखाव के लिए आओ सहयोग करते हैं यार। ठीक, तो ये बात चल रही है और दोनों लोग अभी मुंबई मिल के बैठ के बढ़िया जो है उन्होंने वहाँ पर बातचीत करी कि किस तरीके से सहयोग बढ़ाया जाए। वही जो स्कॉर्पियन क्लास है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और ब्राज़ील तो है जो है फ्रांस से खरीदना भी चाहता है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ठीक है, न्यूक्लियर अटैक कर सके पनडुब्बी से, वो वाला। इंडिया के पास ऑलरेडी एक एसएसएन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो कि रशिया से उसने लीज्ड पे ली थी। समझ रहे हो, लीज पे लेना मतलब किराए पे। ठीक है, और इंडिया खुद का अपना जो है स्वदेशी एसएसएन बनाने वाला है। और इसके पास, इंडिया के पास में, हमारे पास अभी जो है ऑलरेडी है न्यूक्लियर बैलिस्टिक सब मिसाइल। अब आपने जब ये पढ़ा तो आपके दिमाग में अगर K-15 सागरिका अगर चमक गया है, K-15 सागरिका, तो समझ लो आप बहुत राइट ट्रैक पे हो। और अगर नहीं चमका है ना तो समझ लो आपको बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। और कभी भी ये मत समझना कि मेंस के प्रीलिम्स का पहले पेपर सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ना है या फिर मेंस का, दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होती है। ठीक, तो ये समझ लो, ये जो सबमरीन है इसमें इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल कैसे, ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है। क्रूज मिसाइल सतह के सरफेस के पैरेलल ही चलती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल ऑलरेडी है सागरिका। तभी भारत के पास में क्या हो गया है,
एक अलग देखो वैल्यूएडिशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब ये होता है कि भारत के पास वो शक्ति है जिसके थ्रू वो चाहे जमीन से, हवा से, ठीक, या फिर पानी से जो है न्यूक्लियर बॉम्ब को, मिसाइल को छोड़ सकता है। ये वैल्यू एडिशन आप लोग के लिए हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से आप लोग पढ़ना चालू करो, इंटरलिंकिंग करो। क्यों जो है वहां भाग रहे हो जहां कुछ नहीं मिलना है, ठीक है ना। स्पून फीडिंग के चक्कर मत रहो, कुछ हासिल नहीं होगा, भले ही कितने भी मैसेज कोई डाल दे। ठीक, जो लोग वाकई में जेन्युइन लिखने से जेन्युइन नहीं हो जाता, मेरा मतलब ये भी कॉपी पेस्ट लोग ने कर लिया, जेन्युइन फीडबैक फ्रॉम जेन्युइन स्टूडेंट, मतलब सेम पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, तो उन लोग से ये पूछ लेना जो लोग वाकई में है। ठीक है, खाली पिक्चर तो अपनी टीम को भी बैठा सकते हो भैया, सब लोग 20-20 जो है तैयार करो मैसेज, नाम काट के दिखाना है कि हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ है, बट वॉइस में, ठीक, वीडियो भी उन्होंने डाले लेकिन वो बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। और ब्राज़ील ने तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी कांटेक्ट किया था सबमरीन प्रोग्राम के लिए। ये एजेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग होमवर्क की तरह रखिएगा, कुछ जरूर पढ़िएगा इसकी वेबसाइट पर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगला टॉपिक है भारत में स्वदेशी रूप से, मतलब भारत में ही निर्मित हो रही है वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर जो है आपका महिलाओं में हो जाता है, 15 से 44 साल की बीच की महिलाएं जो होती हैं उनको सर्वाइकल हो जाता है कैंसर। और इंडिया जो है दुनिया में सेकंड नंबर का ऐसा देश है जहां पर मोस्ट मतलब नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर के सॉरी पेशेंट पाए जाते हैं। और इसमें जो है आपका किसने बनाई है ये वैक्सीन? वही जो कोविशील्ड बना रहे थे ना भाई साहब, आधार पूना वाला, उन्होंने पूना वाला जो है पहले उन्होंने कोविशील्ड बनाई, अब ये जो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन बना रहे हैं। ठीक है, और इस साल के अंत में आ जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ओके, ये सीईओ हैं। और ये सर्वाइकल कैंसर होता किससे है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, ध्यान रखना। सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है ना। जो मतलब संक्रमित इस टाइप के लोग हैं या गंदा फंदा रहते हैं तो उनसे ये हो जाता है, समझ लगे होगे आप। ठीक, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको मार्केट अथॉराइजेशन दे दी, मतलब हाँ कि आप मार्केट में लॉन्च करो। पहली है भारत की भाई साहब ये। ठीक है, भारत की पहली, तो भारत का पहला कौन वाली सीरीज में इसको डालेंगे, सर्वाइकल कैंसर के लिए है। और ये जो है आपका, ठीक, महिलाओं की मदद कर सकेगा। ज़्यादातर 15 से 44 के बीच में भारत का नंबर अगर देखो तो दूसरा है दुनिया में जिनमें महिलाओं को ज़्यादा कैंसर हो जाता है सर्वाइकल वाला। ठीक है, अगला टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये एक टेलीस्कोप है। अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको इसमें, और आपको ये लगेगा भी नहीं कि आप कोई साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको ये लगेगा कि भाई साहब जो है बिल्कुल आसान भाषा में एक कोई कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। ठीक, अब ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से आप लोग क्या करते हो? तारे सितारे देखते हो। ठीक, लेकिन जो है अगर आप धरती पर रह के तारे सितारे देखते हो तो धरती का जो वायुमंडल है वो है काफी, वो मतलब उसमें काफी हवा उन सब की वजह से जो है बहुत साफ दिख नहीं पाता है, पहली बात। ठीक, तो हमने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं यार, कि जो कक्ष है, इसका कक्षा है, ऑर्बिट है, हम वहां पे टेलीस्कोप भेज देते हैं। ठीक, तो वहां से हम देख सकेंगे। तो इंसान ने ये भी कर लिया। ठीक है, ऑर्बिट पे भेज के जो है टेलीस्कोप से देखना चालू कर दिया आकाश गंगाओं को, गैलेक्सी को। ठीक है ना, हमारा जो आकाश गंगा कैसे फैल रहा है, क्या क्या चीज़ें, उन सबको देख, कोई ब्लैक होल है, कोई सुपरनोवा है, सबको देखने लगा। लेकिन फिर भी उसको लगा कि यार कि बहुत सही कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो लो एक काम करते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है 2 दशकों बनाया गया, $9 बिलियन का है। इसको उन्होंने कहा कि यार जो सूरज है ना, इसका जो ऑर्बिट है उसमें हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लगाएंगे। नासा का है ये, ध्यान रखना ये भी। ठीक, तो यहां पे समझ लो कि जो सूरज के इर्द गिर्द जो कक्षा है, जिसमें जैसे अर्थ जो है रिवॉल्व करता है, वैसे ही ये टेलीस्कोप भी सूरज के ऑर्बिट में है, ना कि अर्थ के। ये क्वेश्चन बनेगा, तुम देखना। ठीक है, तो ये चीज है। और अभी इन्होंने जो है ये कुछ खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं। ठीक, अब इन तस्वीरों को खींचने के लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एक रेडिएशन का यूज किया, एक लाइट का यूज किया, वो है IR यानी कि इंफ्रारेड। ठीक है, ये जरूर याद रखना,
नियर इंफ्रारेड कैमरा जो है निरकैम इन्होंने यूज़ किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, और आकाश गंगाएं देख पाए। ठीक, और इसमें जो है कॉस्मिक क्लिफ नाम से एक स्टार बर्थ की एक पिक्चर भी इन्होंने देखी, और पिक्चर बहुत क्लियर आई है, बहुत क्लियर आई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मतलब ये कहा गया कि इससे पहले तो इतनी क्लियर आई नहीं, तो काफ़ी बड़ा जो है इसका यहाँ पर झंडे इसने गाड़े हैं। ठीक है, और मतलब धरती से कितना दूर है, करीबन 10 लाख माइल दूर है, ये सोलर के ऑर्बिट में है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बता दिया। और ये क्राउनिंग डेब्यू इमेज जो इसने डाली वो डी फील्ड की डाली है। डी फील्ड नाम की एक इसने फोटो डाली है डिस्टेंट गैलेक्सी आकाशगंगा समूह की, जो जिसका नाम है स्मैक्स 0723। ठीक, और इससे जो है हमें पता चलता है कि पहले जो अर्ली यूनिवर्स था, प्रारंभिक ब्रह्मांड था, तो उसकी मोस्ट डिटेल्ड ग्लिम्स हमें मिलती है। देखो ऐसा है कि जब शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड बना तब वो बहुत छोटा सा एक कण था, लेकिन फिर उसमें हुआ विस्फोट। ठीक, विस्फोट हुआ और विस्फोट होता ही जा रहा है। अगला टॉपिक भी बताऊंगा, ये धीरे धीरे ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, अगला टॉपिक भी इसी संबंधित है, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। और ये वाला टॉपिक मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोग नहीं समझा पाएंगे इतनी आसान भाषा में, तो इसलिए ज़रूर ध्यान से सुनिए। तो बढ़ता ही जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिग बैंग हुआ, उसके बाद से लगातार बढ़ रहा है। तो अगर हम टेलीस्कोप से यहाँ पे लगा दी और हमने इधर की तरफ देखें तो हमें जो है वो आकाशगंगाएं दिख जाएंगी जो पहले प्रारंभिक जो है आपका ब्रह्मांड में बनी होंगी। ठीक, तो ये समझ पा रहे हो, आपको जादू लग सकता है ये, लेकिन ये है, आप मतलब समय पीछे जो उस समय की बनी थी उनको जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने 2 और फोटोवें भेजी हैं, भैया फोटो बहुत भेज रहा है। ठीक है, तो ये है करीना नेबुला की। ठीक है, वो करीना नहीं, विक्की कौशल वाली, और सदर्न रिंग नेबुला की इन्होंने अभी भेजी है फोटो। इंफ्रारेड का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। और फ्रेश इमेजेस इन्होंने एक और आकाशगंगा का क्लस्टर समूह है स्टीफन्स क्विंटेट, मतलब इसको डिस्कवर किया गया था 1877 में, अब भेज पाए इसकी फोटो। समझो कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब देखो इसी के साथ साथ जो है अगला टॉपिक भी यही है, ये एस्ट्रोनॉमी और इससे संबंधित कि लक्स जैपलिन। ठीक है, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले भी बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझोगे। लक्स जैपलिन क्या है, ये एक डार्क मैटर डिटेक्टर है। ठीक, एक्सपेरिमेंट है लक्स जैपलिन। अब आप लोग कह रहे हो कि डार्क मैटर क्या चीज़ है भैया, ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। ठीक, और तो एक देखो ऐसा है कि यूएस में साउथ डकोटा में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है डार्क मैटर को डिटेक्ट करने का, मोस्ट सेंसिटिव है ये। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, लक्स जैपलिन डार्क मैटर को डिटेक्ट करता है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पूरे ब्रह्मांड को अगर आप देखोगे ना, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझाने के लिए। तो पूरे ब्रह्मांड को आप देखोगे तो ये ज़्यादातर तो आपको अंधेरा ही दिखता है उसमें। ठीक, तो वो है आपका डार्क एनर्जी। ठीक है, और डार्क एनर्जी जो होती है ये एक तरीके की ऐसी फोर्स होती है जो कि पूरे ब्रह्मांड को एक्सपैंड कर रही है, जो मैंने आपको भी बताया था। ठीक है ना, ऐसे 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 एक्सपेंड करती है रही। तो उसके पीछे की कौन सी एनर्जी है, वो डार्क एनर्जी ही है। जो ब्लैक, आपको कभी ब्रह्मांड की फोटो आप कहीं से इमेज करके भी देखना, तो जैसे इसमें दिखा रहा ना ये ब्लैक, ये सब डार्क एनर्जी है। ठीक है, ये मिस्टीरियस फोर्स है जो ड्राइव करता है एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन, जो फैलाव हो रहा है उसको। इसके बाद दूसरी चीज है, अच्छा ये डार्क एनर्जी सबसे ज्यादा 68.3% है। इसके बाद है आपका डार्क मैटर। मैटर मतलब ये जो है आपका जो दिखता नहीं है। ठीक है, जो लाइट एमिट नहीं करता है। ठीक, मतलब समझ लो कि ऐसा एक बल्ब है जो लाइट एमिट नहीं कर रहा है, बल्ब फ्यूज हो गया है। ठीक, तो इसलिए वो डार्क है। और मैटर इसलिए है क्योंकि उसके पास मास है। ठीक है, कुछ द्रव्यमान उसमें है। ठीक है, तो इसलिए वो मैटर है। मैटर तो हम तभी तो कहते हैं ना, जो कण होता है वो क्या, उसको मैटर तभी कहते हैं जब उसके पास कुछ मास होगा। अभी मैंने आप लोग को उस दिन पढ़ाया था ना, मैटर एंटी मैटर, याद आ रहा है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, आराम से समझने की ज़रूरत है। रोज़ अगर देखोगे तब समझ पाओगे, डाउट पूछोगे तब समझ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और नॉर्मल मैटर जो हम लोग को दिखता है ना, जो लाइट एमिट करता है, वो तो खाली 5% से भी कम है मेरे भाई, पूरे पूरे ब्रह्मांड में अगर देखो तो। हमें जहां पर हम क्या लक्स जैपलिन के थ्रू क्या चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं, डार्क मैटर को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी दिखता तो है नहीं, तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसको देखने के लिए।
ठीक। तो ये डार्क मैटर लाइट एमिट नहीं करता है, ये एक तरीके का विद्युत चुंबकीय फिनोमिनन होता है। मैटर इसलिए है क्योंकि इसके पास मास है और लाइक नॉर्मल मैटर बट, और ये इंटरेक्ट करता है ग्रेविटी तक। कोई कण है उसको छोड़ दो तो ग्रेविटी मतलब कुछ ना कुछ होगी धरती की, तभी तो वो नीचे गिरता है ना। उसी प्रकार से एक कण की दूसरी कण के बीच में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी रहेगी तो वो मिले फ्यूज करेगा जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस है डार्क मैटर का हमारे पास, ठीक है, जो कि अदर अदर लेवल पे हम लोग को फिजिसिस्ट बताते रहते हैं, बट वो दिखता नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लक्स और क्या, ठीक है। तो लक्स जेपलिन जो है उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो डार्क मैटर भी दिख जाएगा लक्स लगाएगा साबुन। तो ये ऐसे करके याद करोगे वो याद रहेगा, ठीक है ना। तो एक चलो ट्रिक हो गई छोटी सी। अगला टॉपिक है एआई सॉरी बहुत ही आज दिक्कत हो गई है, एआई बेस्ड मैंडरिन ट्रांसलेशन डिवाइस फॉर आर्मी। तो अब देखो क्या है कि जब भी बॉर्डर पे जाते हैं, एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, चाइनीज़ वाले आ जाते हैं, इंडिया वाले आ जाते हैं, दोनों लोग में जो है स्कर्मिश होती है। कई बार जो फ्लैग मीटिंग्स होती हैं उसमें तो हमको ट्रांसलेटर ले आना पड़ता है, ठीक। तो इससे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि जो ट्रांसलेटर है उनकी नौकरी खा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मेंस में पूछूंगा मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से, कोई चेपा चापी नहीं, जो क्वेश्चन हैं आ सकते हैं वही वाली बनाता हूं मैं, कहीं से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एआई किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जो है इम्पैक्ट कर सकता है, कमेंट करें। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए आज का रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि फ्लैग मीटिंग होती है, ट्रांसलेटर आता है बैठता है, और लेकिन कई बार क्या है कि स्कर्मिश हो मतलब आके जो है दोनों लोग भिड़ जाते हैं, ये हमारी जगह है वो हमारी जगह है। तो वहाँ पर चाइनीज वहाँ ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, तो इंडिया वाले कहते हैं भाई क्या बोल रहा है चिंकी, जो भी मतलब बोलता है सॉरी। तो उसमें ये होता है कि ना इनको कुछ समझ में आता ना उसे कुछ समझ में आता है। तो 6 से 10 मीटर की दूरी पे चाइनीज जो कुछ भी बोलेगा तो वो जो है आपका ये इंडिया वालों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देगा कि ये बोल रहा है ये, ठीक है ना, ये जो है चाइनीज। तो वो फिर समझकर जो है इंडिया वाले फिर जवाब दे पाए। कई बार यही दिक्कत हो जाती है कि समझ में नहीं आता है उनको, वो कुछ भी बोलते हैं उनको लगता है कि ये गाली दे रहा है, वो कुछ बोलते हैं तो उनको लगता है वो गाली दे रहा है, इसमें और जो है मामला बिगड़ जाता है। तो इसके लिए एक एआई बेस्ड मैंडरिन ट्रांसलेशन डिवाइस अभी आई है आर्मी की, अभी डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको लॉन्च भी किया था। 600 ग्राम का है खाली, देख रहे हो ये रखा हुआ है, और ऑफलाइन भी चलता है, वहाँ पे इंटरनेट की इसको जरूरत नहीं है। 5 से 10 फीट है, सॉरी मीटर नहीं है, फीट है, बाई डायरेक्शनल है, मैंडरिन को कन्वर्ट कर देता है अंग्रेजी में, ठीक। अब अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अगला टॉपिक है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। आप लोग से मैं देखो यूपीएससी और यूपीपी से कोई भी एग्जाम हो, कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं जब आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से करते हो, ठीक। और ये सब चीजें कोई चेपा चापी कर नहीं सकता, मैं आपको बता सकता हूं, आप जो है उसको इंप्लीमेंट करोगे, मैं गाइड करता चलो। असली गाइडेंस ये होती है, सिर्फ वहां पे लिखने से नहीं होता है कि हम गाइड करते हैं। जो वाकई में आपसे जुड़ चुके हैं उनको पता है कि गाइडेंस के रूप पे जो है आपकी स्टोरेज फुल मोबाइल की करी जाती है। खैर, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन, जब ये नेशनल एम्बलम बना अभी मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, ठीक, पार्लियामेंट की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उस पर 9,500 किलो का ये पूरा ब्रॉन्ज की जो है ये एम्बलम बनाई गई है। 6,500 किलो जो है स्टील का स्ट्रक्चर है इसमें, और पहले वाला जो नेशनल एम्बलम था उसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे दहाड़ता हुआ शेर है, वहाँ पे मुंह बंद है, ठीक है ना। यहाँ पे दहाड़ता हुआ शेर है, वहाँ पे मुंह बंद है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस नहीं करी थी तो, और अभी मेरे कहने पे आप नोटिस कर रहे हो या फिर अभी देख रहे हो, तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, ठीक है। 6.5 मीटर का है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे बनाया गया है, ऊपर लगाया गया है इसको। और मौर्य जो है सम्राट जो थे अशोका, उन्होंने लायन कैपिटल बनाई थी, मतलब ये पिलर बनाया था आपका सारनाथ में। इसको भारत ने नेशनल एम्बलम चुना था, ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक। और इसमें जो है अगर आप देखोगे तो 4 जो है 3D वो है, 4 जो है शेर थे, और नीचे इसमें बुल था, हॉर्स था और एलिफेंट था, एक और था। तो इसमें देखिए बुल और हॉर्स जो हम पेपर पे देखते हैं एम्बलम में, उसमें बुल और हॉर्स आपका दिखता है, ठीक है। और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी जो है ट्रुथ की जीत होती है, और ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल एम्बलम है। और नेशनल एम्बलम को जो है आपका कब अडॉप्ट किया गया था,
इसको अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल स्टेट एम्बलम 30 दिसंबर 1947 को, ठीक। और 26 जनवरी 1950 को रिप्रेजेंटेशन जो था लाइन कैपिटल ऑफ अशोका का, उसको सत्यमेव जयते मोटो के साथ में जोड़ के स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो अगर सत्यमेव जयते के साथ में नहीं है तो फिर पहले अडॉप्ट कब किया गया? 30 दिसंबर 1947 को। कई लोग को ये डेट में कंफ्यूजन होगी कि इसी दिन हो गया था, नहीं नहीं, उससे पहले। अगर सत्यमेव जयते के साथ में तब तो 26 जनवरी 1950, उससे पहले जो है आपका जब डोमिनियन हट गया, इंडिया जो है आपका डोमिनियन अलग हो गया ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 को, तो 30 दिसंबर को जो है आपका ये 1947 30 दिसंबर 1947 को ये ऑफिशियल स्टेट एम्बलम बन गया था डोमिनियन ऑफ इंडिया का। लेकिन सत्यमेव जयते के साथ में 26 जनवरी को बना। ठीक, कई बार बता दिया तो अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, सोचो ये सारे पिलर्स जो है, अभी तो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ये सब इन्होंने बनाए थे 280 BCE, बिफोर कॉमन एरा के। समझ रहे हो? तो आज से करीबन 2500 साल पहले, करीबन, मतलब उससे ज़्यादा ही। तो ये चीज़ है। अगला टॉपिक है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो इसमें देखो यूएन ने निकाली है और इसमें कहा है कि इंडिया चाइना को हरा देगा। 2023 में इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 1.4 बिलियन दोनों के पास ही होंगे, लेकिन इंडिया के पास थोड़े ज़्यादा होंगे। ठीक, 2023 में। 2050 में देखा जाए तो इंडिया के पास 1.668 मिलियन होंगे, चाइना के पास 1.3। यूएसए जो है अभी 90 में, 22 में और 50 में भी ये रैंकिंग मतलब क्या हो जाएगी, यूएसए तीनों में थर्ड रहेगा। लेकिन 22 के बाद 23 से जो है इंडिया चाइना यूएसए जो है आपका सीक्वेंस होने वाला है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 15 नवंबर तक बोला जा रहा है इसी साल के 8 बिलियन हो जाएगी, और 8.5 बिलियन होगी 2030 तक, और 10.4 बिलियन हो जाएगी 2100 तक। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है हर साल। इंडिया की पॉपुलेशन जनगणना 2011 के अनुसार 1.21 बिलियन जो है मेजर की गई थी, और इंडिया को अगला सेंसस करना था 2021 में, पेंडेमिक की वजह से इसको टाल दिया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वैसे देखा जाए तो 1950 के बाद से इस बार जो आई है एस्टिमेट, उसमें देखा गया कि 1% की गिरावट है 2020 में। तो ये बड़ी बात है। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन को लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो कि एक बड़ा रीज़न है। कई सारे, क्योंकि देखो अगर रिसोर्सेस के अनुपात में, ठीक है, अगर पॉपुलेशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ऐसे एक नाम था हैकरमैन या क्या नाम था, उन्होंने दिया था। तो पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है, लेकिन अगर इससे रिसोर्सेस पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो वो ओवर पॉपुलेशन हो गया, कम हो जाए तो अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी तो लाया, लेकिन उनको दिखने लगा कि भैया वर्किंग पॉपुलेशन इनकी खत्म हो रही है, तो अंडर पॉपुलेशन हो गया, तो 1 चाइल्ड रूल वाला उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, तो 2021 में ये कहा गया है कि फर्टिलिटी रेट जो है पूरे वर्ल्ड की क्या हो गई, 2.3% हो गई। ठीक, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, और या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, TFR लेवल या फिर रिप्लेसमेंट लेवल, ये दोनों में कोई चीज़ बोल सकता है। तो वो 2.1 होता है, ध्यान रखना। तो उससे भी थोड़ा सा भी ज़्यादा है। लेकिन 1950 में ये लेवल भाई साहब 5 बर्थ का था, जो कि बहुत ज़्यादा था। यूएन ने कहा है कि 2050 में दुनिया की जो जनसंख्या होगी, मान लीजिए 100 होगी, तो उसमें से 50 जो जनसंख्या होगी वो तो 8 ही कंट्रीज में होगी। कौन कौन सी? अफ्रीका की भी कंट्रीज काफ़ी आता है। सोचो, रिसोर्सेज कम है वहाँ पे और डेवलपमेंट कम है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि जब मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है ना, तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ना। ये इसलिए कहा जाता है ना कि आपको अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो आप सीधे ये ज़बरदस्ती और नसबंदी हो वो सब नहीं करके, सस्टेनेबल अगर उसमें देखें तो आप हेल्थ सर्विसेज अच्छी दीजिए। ठीक है, एजुकेशन करिए, वीमेन एम्पावरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कहा जाता है कि इफ़ यू एजुकेट अ वीमन यू एजुकेट एटलीस्ट 3 जनरेशंस। तो और ये भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है कि वीमन, जिस घर में शिक्षित वीमन होती है उस फैमिली में लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और फैमिली प्लानिंग भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो 8 कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया है, पाकिस्तान है, दोनों को जोड़ लो। ठीक है, फिर आपका फिलीपींस है, और फिर आपके आ जाते हैं अफ्रीका वाले में। ठीक, तंजानिया, नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट और कॉन्गो। अफ्रीका में नाइजीरिया की सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलेशन है। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। यहाँ पर देखिए यूएन का एक डेटा आया, बड़ा हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसकी वजह से भारतीयों पे 0% का इफेक्ट पड़ेगा।
मतलब समझ रहे हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूएन की रिपोर्ट है, यूएनडीपी एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, तो अब इसको सरकार क्या बोलेगा कि तुम्हारा मेट्रोलॉजी गलत है कि सही है या क्या है। बट देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ नहीं बोलेगा गवर्नमेंट यहाँ पे, लेकिन यूएनडीपी ने बोला है कि पुअर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्चुअली हम पुअर मानते कब हैं? यूएन के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मतलब हर दिन 1.9 डॉलर कमाता है, ठीक, या उससे ज़्यादा कमाता है, तो वो पुअर नहीं है। तो उस केस में ये कहा जा रहा है, चूंकि भारतीय गवर्नमेंट ने अभी अन्न हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, साथ ही साथ महिलाओं को जो है 1500 रुपये भी दिए पेंडेमिक की शुरुआत में, ठीक है, बाकी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेजर्स लिए। तो उन सब की वजह से 1.9 डॉलर से तो ऊपर ही हम कमाएंगे, सारे कमा रहे हैं पुअर। तो कोई जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से पॉवर्टी में 1.9 डॉलर प्रतिदिन से कम में नहीं जाने वाला है। और कहते हैं भैया अगर ये लेवल आप बढ़ा के 3.3 डॉलर प्रतिदिन कर दो या उससे थोड़ा ज़्यादा, तब भी 0 पॉइंट कुछ ही परसेंटेज पुअर जो है वो इम्पैक्ट होंगे। तो बड़ी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है। और ये सब क्यों हो रहा है भैया, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है? रशिया यूक्रेन के वॉर एक बड़ा रीज़न है एनर्जी और फूड मार्केट डिस्रप्शन करने में। ठीक, देखो यहाँ पे यही इन्होंने बताया है, ठीक है, 0 इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉरी, और 1.9 में ग्रीन है, लो इम्पैक्ट, ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट, ये देखो सब तीनों में लो है। प्रतिदिन अगर 5.5 भी कर लो डॉलर, तब भी भारत पे इम्पैक्ट पुअर्स पे जो है लो है, ठीक है। यूएनडीपी का डेटा है ये, कोई ऐसा वैसा नहीं है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट कंपेरेटिव मतलब इसमें पुअर किस तरीके से कोप अप कर सकता है, जो पैसे से बढ़े हैं, वो सारी चीज़ें। अगर आप लोग को चाहिए कि सीपीआई क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं ऑडियो माध्यम भेज दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके का टॉपिक जो है आसान भाषा में जिस तरीके से मैं करता हूँ आपको लोग को बताता हूँ, उसके लिए एक अलग से एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाए, ठीक है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल जो है इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं ज़रूर उसमें कोशिश करूँगा कि सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, क्या बेस ईयर है, क्या इनकी बास्केट होती है, ठीक, कब लाया गया, क्या चीज़ें हैं, कैसे मेज़र करते हैं, आरबीआई किसको मानता है, पूरा डिटेल्ड वो देख लिया तो समझ लो कि कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है, गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू किया, ठीक है। 1 लाख टन फूड ग्रेन जो है अपन अबव भेज रहा है भाई साहब, भारत गरीबों में बांट रहा है अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर इस साल तक के, ठीक। 20 करोड़ वीमेन को उनके जनधन अकाउंट में पहले 3 महीने 1500 रुपये भेजे। तो इन सब की वजह से गरीबी हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई, बहुत सराहनीय काम किया गया है। आज का जो है सेशन यहाँ पे खत्म होने वाला, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे आज का मोटिवेशन ये है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, ठीक है। इतनी जो है खांसी, ब्रेथलेसनेस हो रही है, सारी चीज़ें हैं, बट कोई बात नहीं, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। समय लग सकता है, ठीक है, समय लग सकता है, लेकिन पॉजिटिव जगह एनर्जी लगाओगे तो काम होगा, ठीक। जिसने रातों से जंग जीती सूर बनकर वही निकलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है काम करो, देर रात तक काम करो, किसी से लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। खामोशी में जो काम होता है ना, उसकी जो जीत होती है वो पूरी दुनिया में बहुत तमाम जो है लोगों में बहुत हर्षोल्लास के साथ पहुंचती है, ठीक है। और यूपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, इन दोनों के लिए मेंस 2022 के लिए मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वो यूपीएससी यूपीपीएससी 2023 का जो है ग्रुप चालू होने वाला है हमारा 20 जुलाई से ऑफिशियली, बट आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इंस्टॉलमेंट है 5,000 रुपये इनिशियल पेमेंट देकर, ठीक है। तो ये जो 2 मेन ग्रुप हैं, इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग है, करंट अफेयर मॉड्यूल है, डाउट डिस्कशन का भी एक ग्रुप है। इन सब के लिए आप जानकारी ले सकते हो हमारे इस नंबर पे, नंबर है 9650347272, और ये पेमेंट डिटेल्स हैं, आप QR कोड पे भी कर सकते हो, और नाम लिखकर क्या किस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। 2023 वाले में सिर्फ इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी, आप पूरा भी पेमेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक सर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।